नमस्कार। इस साल के अंत में वैसे तो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जिस राज्य की हो रही है वो मध्य प्रदेश है। साल के अंत में राजस्थान में भी चुनाव होना है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी होना है, तेलंगाना में भी चुनाव होना है और पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में भी चुनाव होना है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा मध्य प्रदेश की हो रही है और ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे पहले चुनाव का माहौल वहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव अभियान शुरू कर चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने भी उसको टक्कर देते हुए अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश के स्थानीय नेता अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। दिग्विजय सिंह 66 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जो जिम्मेदारी दी थी पहले दौर की, वो जिम्मेदारी उन्होंने पूरी कर दी। दूसरे नेता भी दौरे कर रहे हैं, सभी 230 सीटों पर कांग्रेस के नेता जा रहे हैं और औपचारिक रूप से कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया प्रियंका गांधी वाड्रा ने, जब उन्होंने जबलपुर में एक बड़ी रैली की। और कर्नाटक की तर्ज पर उस रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने 5 गारंटी दी। कर्नाटक में भी 5 गारंटी दी थी कांग्रेस पार्टी ने और चुनाव जीतने के बाद पहली कैबिनेट में उन गारंटियों को लागू करने का फैसला हुआ। तो उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में प्रियंका ने 5 गारंटी दी और भी गारंटी दी जाएगी। उस गारंटी को मुफ्त की रेवड़ी कहा था प्रधानमंत्री ने और फ्रीबीज जैसे कहा जाता है साधारण बोलचाल की भाषा में, तो वो फ्रीबीज की घोषणा की। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया और कहा कि ये कांग्रेस का वादा है जो अपना वादा निभाना जानती है। उन्होंने 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट बिजली हाफ प्राइस पर देने का ऐलान किया। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कही। महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने देने का ऐलान किया। तो ये तमाम घोषणाएं उन्होंने कर दी नर्मदा से अपने जबलपुर में अपने पहले रैली में, और उसके पहले उन्होंने माँ नर्मदा की पूजा आरती भी की। उसके बाद वो रैली में गई थी। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि कर्नाटक के तर्ज पर मुफ्त की रेवड़ी बांटकर या 5 गारंटी या 10 गारंटी देकर के कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रही है। लेकिन कर्नाटक और मध्य प्रदेश के चुनाव के बीच बस इतनी ही समानता है। इसके बाद बाकी सारी चीजें बिल्कुल भिन्न हैं, बिल्कुल अलग हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग एजेंडे पर जाकर के कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। ऐसा लग रहा था कि कर्नाटक चुनाव ने कांग्रेस को एक वैचारिक दिशा दी है। वो दिशा ये दिशा वो है जिसका रास्ता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में दिखाया था। अपनी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने लगातार सेकुलरिज्म की बात की थी, धर्मनिरपेक्षता की बात की थी और उस एजेंडे पर चुनाव लड़ा था कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने। तो ये लगा था कि ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है, ये कांग्रेस पार्टी का वैचारिक एजेंडा है और एकदम बीजेपी की राजनीति के कंट्रास्ट में एक एजेंडा कांग्रेस ने रखा है जिस पर वो अखिल भारतीय राजनीति करेगी। यानी भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की राजनीति, जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, उसके बरक्स कांग्रेस पार्टी ने सेकुलरिज्म की राजनीति शुरू की है। और वो जो राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं, तो वो राजनीति कांग्रेस कर रही है। और यही कारण था कि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यहां तक कहा कि नफरत फैलाने वाले तमाम संगठनों पर पाबंदी लगेगी, चाहे वह पीएफआई हो या बजरंग दल हो। कांग्रेस ने बजरंग दल का नाम लिया था और उसके बाद उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जय बजरंग बली के नारे लगाते रहे और उनकी पार्टी के दूसरे तमाम नेता भी जय बजरंग बली के नारे लगाते रहे। और यहां तक कहा गया कि कांग्रेस ने रामलला को कैद रखा था, अब बजरंग बली को कैद करने की कोशिश कर रही है। तो ये बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से करके बीजेपी ने प्रचार किया था और ऐसा इसलिए किया था क्योंकि कांग्रेस ने बजरंग दल पर पाबंदी की बात कही थी। और वो एकमात्र मामला नहीं था। कांग्रेस के सेकुलरिज्म का चेहरा या प्रो मुस्लिम दिखने की राजनीति का एक पार्ट ये भी था कि कांग्रेस ने ऐलान किया था कि उसकी सरकार आएगी तो जो 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म किया है बीजेपी ने, उसको बहाल करेगी। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की सरकार ने 4% का मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर दिया था और वोकालिगा लिंगायत के बीच में 2-2% उसका बंटवारा कर दिया था। तो कांग्रेस ने कहा था कि वो आएगी तो इस आरक्षण को खत्म कर देगी और बाकी सभी जातियों के किसी भी जाति के आरक्षण में कमी नहीं आई, इसलिए आरक्षण की सीमा बढ़ा करके 75% करेगी। तो ये कांग्रेस का वादा था कि मुस्लिम आरक्षण जो खत्म हुआ उसको बहाल करेंगे, बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। तो इस एजेंडे पर वहां कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। मध्य प्रदेश में इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। वहां बजरंग बली के नारे लगा रहे थे बीजेपी के नेता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता, खासतौर से कमलनाथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री का घोषित चेहरा है, वो सबसे ज्यादा बजरंग बली के नारे लगा रहे हैं। अपनी हर सभा में वो बजरंग बली के नारे लगा रहे हैं, हर सभा में बजरंग बली का नाम ले रहे हैं और एक सॉफ्ट हिंदुत्व की वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स में भाजपा माहिर खिलाड़ी है। और जिस दिन नर्मदा में माफ करिएगा, जबलपुर में जो प्रियंका गांधी की रैली हुई, उस रैली के लिए जो पंडाल बनाया गया था
उस पंडाल के ऊपर एक बड़ा विशाल एक गदा स्थापित की गई थी हनुमान जी की। और कंट्रास्ट देखिए कर्नाटक और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में कांग्रेस के चुनाव प्रचार का कंट्रास्ट देखिए कि वहां बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात हो रही थी और मध्य प्रदेश में बजरंग सेना साथ दे रही है कांग्रेस पार्टी का। बजरंग सेना के लोग कांग्रेस पार्टी के मंच पर आए और उन्होंने कमलनाथ को गदा भेंट की थी। वैसी ही एक बड़ी गदा जबलपुर में पंडाल के ऊपर लगाई गई थी और उस पंडाल में जाकर के जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और 1 दर्जन से ज़्यादा पंडितों ने मंत्रोच्चार किया, वैदिक मंत्र पाठ हुए और उसके बाद तब वो गई जनसभा के लिए। तो ये जो एक ऑप्टिक्स क्रिएट किया मां नर्मदा के पूजा अर्चना का और उसके बाद ऊपर गदा लगाने का और उसके बाद भाषण देने का, वो ऑप्टिक्स हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का ही एक विस्तार है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ये हैरानी की बात है कि पता नहीं कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसी पॉलिटिक्स कर रही है। इस पॉलिटिक्स में वो पिछले 20 साल से हार रही है, 20 साल से मात खा रही है मध्य प्रदेश में। और मुझे एकदम ध्यान आ रहा है पूरी तरह से, जो और भी राजनीतिक इतिहास को जानने वाले लोग हैं या पीछे राजनीतिक इतिहास पर जिनकी नज़र रहती है, उनको याद होगा कि 2002 में जब गुजरात का चुनाव हुआ था दंगों के बाद और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो उसके बाद मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस के नेताओं ने सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की बात कही थी। उस समय कहा गया था कि सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करनी चाहिए अगर बीजेपी को हराना है तो। सोचे 10 साल से लगातार सरकार में थी कांग्रेस वहां। 1993 से 2003 तक सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और 2003 के चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो रही थी। जब भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती को चेहरा बना दिया वहां मुख्यमंत्री पद का, तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व का नैरेटिव बनाने की कोशिश और सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स और तेज हो गई थी। लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस हारी थी और उसके बाद पिछले 20 साल से लगातार हार रही है, लगातार हार रही है। ये 2018 की जो जीत मिली थी वो एक तरह का एबेरेशन था कांग्रेस की पॉलिटिक्स में, और उसमें भी बीजेपी ऐसे नहीं हारी थी जैसे उसको कहा जाए कि बड़ी हार हो गई जैसी कर्नाटक में हुई है। बीजेपी और कांग्रेस की सीटों में सिर्फ 9 सीट का अंतर था। कांग्रेस को भी बहुमत नहीं मिला था, बहुमत का आंकड़ा 116 का है और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 105 सीट मिली थी। तो सिर्फ 9 सीट का अंतर था दोनों पार्टियों के वोट में। माफ करिएगा, अभी वो आंकड़ा 105 का है या 109 का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत कम सीटों का अंतर था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और वो अंतर पता चला थोड़े ही दिन के बाद जो है वो कांग्रेस पार्टी के विधायक टूट करके चले गए और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। इसलिए मैंने कहा कि 2018 की जो जीत थी कांग्रेस की वो एक तरह का एबेरेशन था। अगर उसको छोड़ दें तो हर चुनाव पिछले 20 साल में वहां कांग्रेस पार्टी हारी है और इसके बावजूद फिर वही पॉलिटिक्स का कमलनाथ कर रहे हैं। एक अलग तरह की पॉलिटिक्स करके और एक जीत हासिल की है जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने। उसका रास्ता छोड़ करके या उसके आधे अधूरे रास्ते को अपना करके कांग्रेस पार्टी इस समय वापस उसी हिंदुत्व और नरम हिंदुत्व की राजनीति पर जा रही है जिस राजनीति को करके वो पिछले 20 साल से चुनाव हार रही है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश के चुनाव का एक और बड़ा फर्क ये है कि कर्नाटक में अघोषित रूप से कांग्रेस पार्टी ने सिद्धारमैया के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। नाम घोषित नहीं हुआ था लेकिन सिद्धारमैया के चेहरे पर चुनाव हुआ था। अघोषित रूप से वो सीएम के कैंडिडेट थे और घोषित रूप से नास्तिक हैं। वो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान या कभी उनको किसी ने नहीं देखा वो किसी मंदिर मस्जिद में जाते हुए, वो अघोषित रूप से नास्तिक हैं और इस बात को वो पब्लिकली कहते रहे, मानते रहे और इसके बावजूद कर्नाटक के लोगों ने उनको वोट दिया। और उसके मुकाबले मध्य प्रदेश में जो चेहरा है कमलनाथ का, वो चेहरा ऐसा है, वो कमलनाथ ऐसे चेहरा है जो इस कंपटीशन में लगे हुए हैं कि हिंदुत्व की राजनीति में किस तरह से शिवराज सिंह को पीछे छोड़ दें, मंदिर जाने के रिकॉर्ड में किस तरह से शिवराज सिंह को पीछे कर दें, तिलक भभूत लगा करके तस्वीर खिंचवाने में किस तरह से शिवराज को पीछे छोड़ दें। तो ये फर्क है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की राजनीति का। और ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में पता नहीं किस भ्रम में या किस आंकड़े के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने वो राजनीति छोड़ दी है जिस राजनीति के दम पर वो कर्नाटक में चुनाव जीती थी। अभी आगे 6 महीने और देखना है कि बीजेपी के सामने बीजेपी की तरफ बनने के लिए कांग्रेस क्या क्या और करती है। कर्नाटक में बीजेपी के विकल्प के तौर पर कांग्रेस खड़ी थी। बीजेपी के एजेंडे के बरक्स कांग्रेस ने अपना एजेंडा रखा था, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सारी कोशिश बीजेपी की तरफ बनने की है, कमलनाथ की सारी कोशिश शिवराज सिंह चौहान बनने की है।
तो कांग्रेस बीजेपी बन पाती है या नहीं, कमलनाथ शिवराज सिंह बन पाते हैं या नहीं, ये समय के साथ पता चलेगा। लेकिन ये एक जोखिम लेकर के कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिक्स कर रही है, वो बीजेपी का क्लोन बन करके बीजेपी को हराने की कोशिश कर रही है, और इस कोशिश में उसको कहीं कामयाबी नहीं मिली है, अब तक नहीं मिली है। पता नहीं मध्य प्रदेश में क्या होगा, लेकिन अब तक उसमें कामयाबी नहीं मिली है। कामयाबी उसको उस कंट्रास्ट में मिली है जो बीजेपी के मुकाबले वो खड़ा करती है। बीजेपी के विकल्प के तौर पर जब अपने को खड़ा करती है, उसके एजेंडे के विकल्प के तौर पर एक नया एजेंडा देती है, तब उसको कामयाबी मिलती है। बीजेपी की तरह जब पॉलिटिक्स करती है तो नाकाम रहती है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।